हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए लाया हूं यूजीसी नेट की तरफ से लॉ की ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, मैं यूट्यूब पे ये वीडियो चल रही है, इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट पे भी मैं क्लासेस देता हूं। लॉ का पूरा सब्जेक्ट आपको कवर कराता हूं। अच्छा, पिछली कुछ क्लासेस के अंदर मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि एफएक्यूज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है यूजीसी नेट लॉ का, और कैसे कैसे हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और क्या हम ये पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज मैंने आपके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई है, हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट लॉ, एफएक्यूज, एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप क्या ये एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और दूसरा, इस एग्जाम का क्या सिलेबस होगा और आपको तैयारी करनी कैसे है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए तैयारी करना बहुत ही आसान है। आप एक ही बारे में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जो काफी सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो लॉ कर चुके हैं, वो एलएलएम भी या तो कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉ के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आगे उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जनरली कोई बच्चा लॉ करके आता है तो उसको लगता है कि वो सिर्फ लिटिगेशन कर सकता है या कंपनी में जॉब करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जुडिशरी का एग्जाम भी दे सकते हैं, आप यूजीसी नेट लॉ क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी कर सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई ऑप्शन मिलता है रिसर्चशिप करने का वहां पर, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। आप एपीपी बन सकते हैं, आप एपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मुझे कमेंट्स में बोलोगे तो मैं वो एक वीडियो भी बना दूंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है लॉ करने के बाद। आप अपना करियर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका लिटिगेशन से नहीं हो पा रहा, नहीं मन लग रहा वहां, या वहां पर आपको आगे प्रोग्रेस नहीं दिख रही, या अपनी जॉब में आगे प्रोग्रेस नहीं दिख रही, और आप अपना करियर ऑप्शन चेंज भी करना चाहते हैं, तो ये चीज भी हम आपसे डिस्कस कर देंगे। लेकिन वो वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के देंगे, आप लोग मुझे बोलेंगे वो वीडियो बनाने के लिए, तब मैं वो वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, आज के लिए यूजीसी नेट लॉ को हम समझ लेते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर होता क्यों है। अच्छा, उससे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की सबको मुबारकबाद। अच्छा, रिपब्लिक डे सेल चल रही है, रिपब्लिक डे सेल चल रही है हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से। अगर आप ये लेना चाहते हो सेल, अगर आप ये सेल लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर कोई आप डिस्काउंट भी चाहिए आपको तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, KARAN, करण। मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं, वहां पर जाइए, आपको पेपर बुक फ्री मिलेगी पेपर 1 के लिए। यूजीसी नेट में हमारे 2 पेपर्स होते हैं, तो पेपर 1 की आपको फ्री बुकलेट मिलेगी, और आपके लिए जो अमाउंट है वो भी बहुत कम है। इतने अमाउंट में पूरा कोर्स होना, लॉ का पूरा कोर्स, पेपर 1 का पूरा कोर्स, बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। आप जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये कोर्स खरीदिए और यूजीसी नेट लॉ का पेपर एक बारी में क्लियर कीजिए। दूसरी बार मत सोचिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, और वो कैसे तैयारी करनी है हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। 26 जनवरी की सबको मुबारकबाद, गणतंत्र दिवस की सबको मुबारकबाद। फ्रांस के राष्ट्रपति आज आए हुए हैं। अच्छा, मैंने वीडियो देखा सुबह सुबह, तो देखा कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे हमारे राष्ट्रपति जी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, बग्गी में बैठ के जा रहे थे। थोड़ा सा अजीब लग रहा था, न्यूज़ देखा तो पता लगा कि 40 साल के बाद ये दोबारा घोड़ा गाड़ी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है रिपब्लिक डे परेड पे। थोड़ा ऐसा लगता है कि हम पीछे चले गए हो हिस्ट्री के अंदर, लेकिन देख के अच्छा लग रहा था कि घोड़ा गाड़ी में हमारे राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति बैठ के जा रहे थे। अच्छा, वीडियो को शुरू करते हैं हम। यूजीसी नेट लॉ होता क्या है, यूजीसी नेट लॉ होता क्या है, और आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, और उसको क्लियर करने से आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे।
अच्छा, जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ लिख लिया है। किस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसे होगा, कितने एग्जाम्स होंगे, क्या इसका सिलेबस आएगा, क्या हम ये पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या हमारी उतनी एज है या नहीं है जिसमें हम ये पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और कितने अटेम्प्ट्स हैं हमारे पास ये पेपर क्लियर करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं मेरी वीडियोस के अंदर। तो इसीलिए ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं। यूजीसी नेट लॉ है क्या? अच्छा, यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाती है जिससे पता लग सके कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। एक तरीके से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपका एक एंट्रेंस टेस्ट है, ताकि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप की या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मिल सके। यूजीसी नेट और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनईटी का टेस्ट होता है। ये इज एन एग्जाम इन इंडिया दैट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी for role of assistant professor and junior research fellowship in Indian universities and college। इस एग्जाम को देने से आप दो रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पहला तो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको रिसर्च करने के लिए बोला जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में आप बच्चों को पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो यूजीसी नेट, अभी मैंने बताया कि आप या तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति ये एग्जाम दे सकता है, यूजीसी नेट का ये एग्जाम दे सकता है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 30 साल है, कि 30 साल के अंदर अंदर आप ये एग्जाम दे सकते हो अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप करनी है तो। मैक्सिमम जो एज आपकी है इसके अंदर वो है 30 इयर्स, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज नहीं है, आप किसी भी एज में ये एग्जाम दे सकते हैं यूजीसी नेट का, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट का एग्जाम देने से आप इन दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर इन यूजीसी एग्जाम्स। इसका एक बार सिलेबस देखेंगे कैसे पैटर्न होता है। अच्छा, यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो 3 घंटे का एग्जाम हमारा होता है, 180 मिनट्स का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। यूजीसी नेट का हमारा 2 पेपर्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन एग्जाम होता है। पेपर 1 हमारा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम होता है जो सबके लिए ही कॉमन रहता है, सारे ही यूजीसी नेट के बच्चों के लिए ये एग्जाम कॉमन रहेगा। दूसरी ही तरफ पेपर 2 जो है वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है, वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता रहता है, वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे मैं लॉ की कोचिंग यहाँ देने आया हूँ, तो आप एलएलबी या एलएलएम करके आए होंगे, तब आप ये एग्जाम दे सकते हो। लॉ का सब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है जिस सब्जेक्ट के अंदर, उसके हिसाब से यूजीसी नेट का पेपर 2 हम सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम यूजीसी नेट का पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं। पेपर 1 हमारा कॉमन एग्जाम हो गया और पेपर 2 हमारा हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम। हमारा जैसे लॉ है, हमने एलएलबी कर रखी है, एलएलएम कर रखी है, तो हमें सब्जेक्ट हमारा हो गया लॉ का। अब किसी ने हिस्ट्री में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री ले रखी है, तो उसके लिए हिस्ट्री उसका सेकंड पेपर हो गया, किसी के लिए सोशियोलॉजी होगा, किसी के लिए पॉलिटिकल साइंस होगा। लेकिन उन बच्चों के लिए भी पेपर 1 हमेशा कॉमन रहेगा। पेपर 1 सेम सेट सबके पास जाएगा, पेपर 1 सबका ही कॉमन होगा, सेम सिलेबस होगा, 10 यूनिट्स इसके अंदर होंगी और सबको ये पेपर तो क्लियर करना पड़ेगा। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तरीके से ही होता है, ये सिलेबस अलग अलग होता है, उसको हमें देखना पड़ेगा कैसे हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में पेपर 1 भी पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होता है और पेपर 2 भी।
पेपर 2 के लिए मैं पढ़ाऊंगा, पेपर 2 है हमारा लॉ, तो पेपर 2 लॉ के लिए मैं आपको कोचिंग दूंगा इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें, इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे आपको ऑप्शंस टिक करने पड़ेंगे, 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। अब कितने क्वेश्चंस आएंगे हम ये भी देख रहे हैं इसके अंदर, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो दोनों को मिला के हमारे हो गए 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, और दूसरी तरफ हमारे पास है 180 मिनट इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए। हर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा, टोटल हमारे मार्क्स हो जाएंगे 300 मार्क्स, ठीक है। और हमारे पास इसको करने के लिए है 3 घंटे, 3 घंटे, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं दिया जाता, 3 hours 180 मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 एक ही साथ होगा कंप्यूटर पे, आप कंप्यूटर के ऊपर सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको पेपर 1 के क्वेश्चंस पहले करने हैं या पेपर 2 के, दोनों ही पेपर साथ में होंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको ब्रेक मिलेगा या पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दिन होगा। 150 क्वेश्चन आपको एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में दे दिए जाएंगे और आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर, आपके इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर्स, कोई भी ब्रेक नहीं होगा इसके अंदर। पेपर 1 जो है हमारा वो होगा 100 मार्क्स का, एक इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा 2 मार्क्स का। द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड्स टू असेस द टीचिंग and research aptitude of the candidate. It will primarily designed to test the reasoning ability and reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. एक तरीके से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया ये, जिसमें आपको सामान्य आधार पे परखा जाएगा कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, कि आप पढ़ा भी सकते हैं या नहीं। दूसरा जो हमारा पेपर होता है पेपर नंबर 2, वो होता है 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस इसके अंदर हमारे आएंगे, एक क्वेश्चन फिर से हमारा हो गया 2 मार्क्स का। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल असेस द डोमेन नॉलेज, कि कौन सा सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, क्या उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है या नहीं है। ये नॉलेज भी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी जरूरी है, ये नॉलेज भी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, पूरा ही लॉ आपसे पूछा जाएगा और उनसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन हमारा हो गया 2 मार्क्स का, तो ये हो गया 200 नंबर का पेपर, 200 का ये और 100 का ये, टोटल हमारे हो गए 300 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए, आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा, हमारी संस्कृति के अंदर क्या है कि जो सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है वो दिया गया है गुरु को, जो सबसे बड़ा हमारी संस्कृति में दर्जा दिया गया है वो दिया गया है गुरु को, वो दिया गया है एक गुरु को, एक सेकंड रुकिए, वो दिया गया है एक गुरु को, कि आप एक गुरु बनने जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम स्टूडेंट ऑफ लॉ की बात करें, हम लॉ पढ़ रहे हैं इसके यहाँ पर, तो हम स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, ठीक है, हम हैं स्टूडेंट ऑफ लॉ। अब स्टूडेंट ऑफ लॉ में कौन कौन आ जाता है, हमारे प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, हमारी लेजिस्लेटिव भी आ जाएगी, हमारी एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगी, जुडिशरी भी आ जाएगी और हम भी आ जाएंगे, अस, और लॉयर्स भी आ जाएंगे। हम सारे ही स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, हम सारे ही स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं। हम कभी ना कभी जाके कॉलेज में या कहीं भी इन चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। लेजिस्लेटिव से लेके जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी जो उस लॉ को इंटरप्रेट करती है, और लॉयर्स जो उस लॉ को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं। ये सारे ही स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं हमारी तरह।
अब आप क्या बनने जा रहे हैं? आप इन लोगों के भी गुरु बनने जा रहे हैं। आप इन लॉयर्स के गुरु बनने जा रहे हैं। आगे चल के आप इन लॉयर्स को, हो सकता है देश के बड़े बड़े लॉयर्स को आप पढ़ाएंगे, आप प्रोफेसर्स कहलाएंगे, इन लॉयर्स के गुरु कहलाएंगे। आप लोगों से इन्होंने सीखना है। तो इस एग्जाम की अहमियत कम मत समझना। इस एग्जाम से आप आने वाला भविष्य तय करोगे कि आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा। जो आप स्टूडेंट्स निकालोगे कॉलेज से, जो यूनिवर्सिटी से आपको स्टूडेंट्स पढ़ाओगे, उनका बेस कैसा होगा। तो ये एग्जाम वो टेस्ट करेगा आपसे। उसके लिए आपको पूरा ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा जो हमारा पेपर वन है वो भी पढ़ना पड़ेगा। आप स्टूडेंट ऑफ लॉ के, लॉयर्स के भी गुरु बनने जा रहे हैं, तो उतना दर्जा इसको देना, इसको हल्के में मत लेना। तैयारी अच्छे से होनी चाहिए इसकी, वरना ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन बच्चा ये पेपर दे सकता है? कौन कौन बच्चा ये पेपर दे सकता है? पहला तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। हमारे केस के अंदर एलएलबी के बाद हमारे पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। हमारे पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा एक बार देखें इसके अंदर, मास्टर्स डिग्रीज और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, कंप्यूटर साइंस and eligible for this test. List of subjects at post graduation level is attached as appendix 1. The OBCs and SC STs, persons with disabilities, third gender categories who have secured at least 50% marks. ओबीसी, एससी और एसटी के लिए तो ये 50% आपको मास्टर डिग्रीज में चाहिए। लेकिन अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए अपने एलएलएम के डिग्री में, मास्टर्स डिग्री में। आपको एलएलएम की डिग्री में आपको कम से कम 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हैं तो 55%, अगर एससी एसटी या ओबीसी हैं तो उनको 50%। नेक्स्ट हमारा कौन एग्जाम दे सकता है? द कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स। या तो आप कॉलेज में हैं और परस्यू कर रहे हैं अपनी मास्टर्स डिग्री, एलएलबी आप कर चुके हैं और आपका मास्टर्स में एडमिशन हो चुका है और आपका रिजल्ट अभी भी आना बाकी है, और अगर आपका रिजल्ट अभी भी आना बाकी है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। पहला तो ये हो गया हु आर परस्यूइंग द मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स ऑफ द कैंडिडेट्स still who have appeared in their qualifying master degrees, and or कौन, and whose result is still awaited, or the candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test. या तो आप मास्टर डिग्रीज परस्यू कर रहे हैं या आप वो एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर आप एलएलएम में आपने एडमिशन ले भी लिया है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं यूजीसी नेट का। प्रोवाइडेड क्या है इसमें? कंडीशन है, such candidates must complete their master degree or equivalent examination within 2 years from the date of net result with required percentage of the marks, failing which they shall be treated as disqualified. अगर आप एलएलएम में हैं तो आपके हम 2 साल का समय देते हैं, तो हम आपको 2 साल का समय देते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लीजिए। और जो मास्टर डिग्रीज आप कंप्लीट करोगे वो भी रिक्विजिट मार्क्स के साथ होनी चाहिए, 55% के साथ होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में, और अगर एससी एसटी में है तो 50% के साथ। तो या तो आप एलएलएम कर चुके हैं और आपके एलएलएम में 55% आए हैं, या आप एलएलएम कर रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, तब आपको 2 साल के अंदर आपके हाथ में वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और कम से कम उसके अंदर 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी में और 50% मार्क्स एससी एसटी और ओबीसी के केस में आपके पास होने चाहिए, तब आप ये एग्जाम दे सकते हो। ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन बच्चा ये एग्जाम दे सकता है वो इससे पता लगेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रैटेजी। अब इस एग्जाम को पढ़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए वो हम बताएंगे आपको। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग वाले ही बताएंगे आपको कि एग्जाम कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है,
कैसे कैसे एग्ज़ाम करना है, कैसे क्या क्वेश्चंस करने हैं और क्या तरीका है एग्ज़ाम क्लियर करने का। ये बताया तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट पे जाएगा जब आप कोर्स ले लेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम आज सिलेबस इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एक कंप्लीट आप सिलेबस देख के ये पता लगा सकते हैं कि एग्जाम करना कैसे है। तो जनरल पेपर, आप पेपर 1 है हमारा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। क्वेश्चंस हमने देखे थे इसके अंदर कि 50 क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर इनटू 2 मार्क्स, वो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का हमारा हो जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यूज रहेंगे इसके अंदर भी, एमसीक्यूज रहेंगे इसके अंदर भी 50 एमसीक्यूज आएंगे इसके अंदर 100 मार्क्स का। अब अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर 10 यूनिट है, 1 से लेकर 10 तक। हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, टीचिंग में से 5 आएंगे, रिसर्च में से 5 आएंगे, ऐसे ही सो ऑन 10 तक, 10 से भी 5 आएंगे। तो हर यूनिट से 5 आएंगे, हमारे पास 10 यूनिट है, तो हो गई है 50 क्वेश्चंस। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 यूनिट्स हमारे पास हैं, तो ये हो गए 50 क्वेश्चन जो आपके पेपर 1 में कवर होंगे। सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही मॉड्यूल से एक बार देख लीजिए। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर एक कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया जाएगा, कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपका टेस्ट होगा। छठा हमारा है लॉजिकल रीजनिंग आपका टेस्ट होगा, आपको डाटा इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप बनने ही असिस्टेंट प्रोफेसर जा रहे हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करने जा रहे हैं। तो उसके इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। ये आपको टेस्ट करेगा कि आप प्रोफेसर बनने के लिए काबिल हैं या नहीं है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एक जनरल चीज है ये प्रोफेसर बनने के लिए। तो इन्हीं सारे मॉड्यूल्स को आपको डिटेल में कवर करना पड़ेगा। कोचिंग आपको जो पूरे सब्जेक्ट की चाहिए वो टेक्स्ट बुक आपको सप्लाई कर देगा, सुपर कोचिंग आपको सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट हमारा है पेपर नंबर 2। ये है हमारा पेपर नंबर 2 लॉ का। ठीक है, होपफुली सारे इसी पेपर के लिए आए हैं मेरे पास वीडियो देखने के लिए। वैसे तो जनरल मैंने यूजीसी नेट के बारे में बताया है कि कौन कौन जना ये पेपर दे सकता है। अगर मास्टर डिग्री आप या तो परस्यू कर रहे हैं और आपके पास 2 साल का समय है, आपके पास 2 साल का समय है उस मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने का, और उसके अंदर कम से कम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए, तब भी आप ये पेपर दे सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2, आपका पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ये वीडियो लॉ के बच्चों के लिए है जो एलएलएम में या तो एडमिशन ले चुके हैं या एलएलएम कर चुके हैं। अच्छा, जो पेपर 2 है हमारा, उसके अंदर भी हमारी 10 यूनिट्स हैं। पेपर 2 के अंदर भी हमारी 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, पेपर 1 की तरह जैसे हर यूनिट में 5 क्वेश्चंस आते थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कुछ लॉस की तो ज्यादा वैल्यू है और कुछ लॉस की कम वैल्यू है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब इसको एनालाइज करने के लिए आपको पूरे ही प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने पड़ेंगे और पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से लॉज की कितनी वेटेज है, कौन कौन से लॉज में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किन लॉज में कम क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है मेजर लॉज का, ये वो चार्ट है जिस जिस लॉ से जो लॉ के सब्जेक्ट है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इसमें पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस नहीं आते, पर यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो सिर्फ पेपर 1 के लिए था। पेपर 2 हमारा लॉ का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अच्छा, लॉ का सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा है, हम जानते हैं कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ये, इसको डिटेल में पूरा करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने ये जिम्मेदारी उठाई है आपको करवाने के लिए। इसको एक बार समझ लेते हैं कि हम कैसे कैसे इसको करेंगे, फिर आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे हम इसको पूरा सिलेबस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं लॉ का, ताकि आपको समझ पाओ कि एग्ज़ाम क्लियर करना कैसे है। अच्छा, जिम्मेदारी हमारी है करवाने की, तो हम बिल्कुल ज़रूर करवाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस तो मेरी आएंगी, कुछ कुछ सिलेबस हम वहाँ भी कवर करा देंगे, लेकिन जो पूरा डिटेल सिलेबस होगा
वो यूट्यूब से आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको मेरी क्लासेस ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट पर। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे आप काफ़ी हद तक कुछ सिलेबस तो कर ही लोगे, ठीक है। और आपको उससे आइडिया भी लग जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर। पहला है मेजर लॉज। किन किन लॉ से सबसे ज़्यादा सिलेबस आएगा? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारा, इंडियन पीनल कोड होगा, लॉ ऑफ क्राइम्स होगा। ये लॉ ऑफ क्राइम्स उसके अंदर दिया हुआ है, लॉ ऑफ क्राइम्स। जो हमारा मॉड्यूल दिया हुआ है यूजीसी नेट के वेबसाइट के ऊपर, वो लॉ ऑफ क्राइम्स के ऊपर है, लेकिन जो उसके अंदर सब्जेक्ट है वो आईपीसी ही है। तो हमारा जो मेजर सब्जेक्ट हो गया वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। इन सभी लॉज को मिला के लगभग 50% पेपर आपका इसमें से आ जाएगा। लगभग 50% लॉ का पेपर आपका इसमें से आ जाएगा। 100 क्वेश्चंस है तो लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस आपके इन 5 सब्जेक्ट में से आएंगे। तो 50% की तैयारी तो इन 5 सब्जेक्ट से आपकी हो जाएगी। लगभग ये भी मान लीजिए कि हर सब्जेक्ट की वैल्यू हम 10% रख रहे हैं, तो 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी और 10 इसकी, ठीक है, वैल्यू रख रहे हैं एक। तो इन सारों को मिला के आप लगभग मान लीजिए कि 50% पेपर आपका लॉ का इसमें से ही कवर हो जाएगा। आपको उसके आगे 50% के आगे पढ़ने के लिए बाकी सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अदर इंपॉर्टेंट लॉस। इसमें आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टॉर्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टॉर्ट्स, इन तीनों को मिला के लगभग हमारा 35% सिलेबस इसमें से आ जाएगा। इन तीनों को मिला के लगभग हमारा 35% हमारा इसमें से आ जाएगा। तो पहले हमने लिखा था 50% प्लस 35%, तो इन दोनों को मिला के हमारा हो गया 85%। इन सारे लॉस को मिला के लगभग हमारा हो गया सिलेबस 85%। जो बाकी का 15-20% बचता है, 15 से 20% जो बाकी बचता है, 20% जो बाकी बचता है वो अदर लॉज हैं, जो सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन इन लॉज में से लगभग 80 to 85 पेपर हमारा कवर हो जाएगा और हम अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिलेबस। कि सिलेबस क्या है, इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि 10 यूनिट है इसके अंदर। ये यूनिट 1 है इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस का, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में देखते हैं अब क्या क्या हमारे सिलेबस है, क्या क्या हमारे लॉस लिखे हुए हैं, ठीक है। शुरू करें इसको। पहला हमारा यूनिट है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। लगभग 7 से 10 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। लगभग 7 से 10 क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या है हमारा, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ और मोरालिटी में क्या अंतर है, राइट्स और ड्यूटीज में क्या फ़र्क है, राइट्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं हमारे, परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट्स, ड्यूटीज़ हमारी कौन कौन सी होगी। राइट भी काफ़ी तरीके के होते हैं हमारे, कॉर्पोरेल हो गया, इनकॉर्पोरेल हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स हो गया हमारा, परफेक्ट इम्परफेक्ट मैंने आपको बता दिया। लीगल पर्सनालिटीज हमारी कौन कौन सी होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, ओनरशिप क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस में सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ये हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में चीज़ें कवर होती हैं। तो एक एग्ज़ाम में इसी से कम से कम 7 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ये एक मेजर लॉ है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉ यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर। दूसरा हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आ जाता है दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपसे नहीं पूछा जाता, जनरल प्रोविजंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। जो जो लिखा है सिर्फ उसमें से ही आपसे पूछा जाएगा। जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी पार्ट 3 और पार्ट 4 को अगर हम कवर कर लें इसके अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों ही कवर हो जाएंगे, इसके अंदर दोनों ही आ जाएगा। फिर यूनियन और एग्जीक्यूटिव की रिलेशनशिप क्या होती है, वो कैसे लॉज बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर
कैसे लॉ बनाती है, जुडिशरी का कैसे महत्वता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होंगे, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस हमारे क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे ऑपरेट करता है, और उसके बाद हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रिट्स क्या 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 होती हैं और रिट्स हमारी कैसे कैसे ऑपरेट करेंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसके अंदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आएगा, स्टेट्स एंड गवर्नमेंट आएगा, UN और उसके ऑर्गन्स के बारे में आएगा, और UN चार्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा, WTO के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कैसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ में चैलेंजेस मिलते हैं हमें, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉ ऑफ क्राइम्स। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाएगा, एक्टस रियस मेंस रिया क्या होता है, ग्रुप लाइबिलिटी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होगा। दूसरा हमारा अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट आ जाएगा। जनरल एक्सेप्शंस तीसरा हमारा आ जाएगा इसके अंदर, जिसके अंदर हम सारे ही जनरल एक्सेप्शंस कवर करेंगे 76 से लेके 106 तक। फिर हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आ जाएगा, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर होगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट आ जाएगा, प्रॉपर्टी, वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद पब्लिक ट्रैंक्वालिटी और काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या क्या होती हैं, काइंड्स ऑफ थ्योरी क्या क्या होती है क्राइम के अंदर, और क्या विक्टिम को कैसे कैसे हमारा कॉम्पनसेशन मिलता है। जैसे रेप के केसेस में भी विक्टिम को हम कॉम्पनसेशन देते हैं, जो फाइन है दैट शैल बी पेड टू द विक्टिम एज अ फाइन, और वो फाइन एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए केसेस के अंदर। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ क्राइम्स हमारा बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, सब्जेक्ट है, ये भी अच्छा है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कवर हो जाएंगे। जो मेजर लॉज और माइनर लॉज मैंने आपको बताया था, तो मेजर लॉज में ज़्यादा वेटेज आएगी, माइनर लॉज में कम आएगी और अदर लॉज में कम आएगी। उसको ध्यान रखते हुए ही हम सिलेबस कवर करेंगे क्लासेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा, इसके अंदर 3 एक्ट हमारे अलग होंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट। उसके अंदर भी स्पेसिफिक चीज़ें हमको पढ़नी है। उसी के साथ साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो नेचर और डेफिनेशन आ जाएगा टॉर्ट्स का, क्या क्या हमें जनरल डिफेंसेस मिलते हैं, नेग्लिजेंस का टॉर्ट कैसे काम करेगा, न्यूसेंस कैसे काम करेगा, ट्रेसपास और डेफेमेशन कैसे काम करेगा, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या फ़र्क होता है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस हमारा क्या होता है, और स्टेट की कैसे टॉर्टियस लाइबिलिटी बन सकती है। तो ये टॉर्ट्स का हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर 3 लॉज अलग से हमारे दिए हुए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया इसके अंदर कमर्शियल लॉ। अच्छा, कमर्शियल लॉ के अंदर अगर हम देखें तो जनरली हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होंगे, प्रॉमिस क्या होगा, अग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, कंसिडरेशन क्या होती है, और किन केसेस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है या वॉइडेबल होता है। सेक्शन 10 भी हम पूरा पढ़ेंगे, 25 भी पढ़ेंगे, और सेक्शन 14 के साथ जो जो रेलिवेंट सेक्शन है 19 तक और 22 तक मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाले सेक्शन भी ये हम पूरा ही कवर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का ही हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बेलमेंट प्लेज का, एजेंसी का टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो भी देखेंगे, और पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में, कि हमारा चेक बाउंसिंग के केसेस कैसे ऑपरेट करते हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, और उनके कैसे कोर्ट्स में केसेस उनके चलते हैं, कैसे हम किसी केस डालने की जुरिसडिक्शन हम बना सकते हैं। उसके बाद इस यूनिट के अंदर हमारा आ जाएगा कंपनी लॉ। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर्स डिवेंचर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स और उनके राइट्स क्या होते हैं, मीटिंग्स कैसे होती है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि कॉर्पोरेट की कंपनी की सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी को वो कैसे बेनिफिट कर सकती है। ये था हमारा कमर्शियल लॉ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फैमिली लॉ। अच्छा, फैमिली लॉ के अंदर 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, एक तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। दोनों को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। हिंदू लॉ के अंदर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आ जाएगा, हामा आ जाएगा, ठीक है।
उसी के साथ साथ अडॉप्शन के रूल्स हम उसके अंदर पढ़ेंगे, कैसे अडॉप्शन होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारा आ जाएगा, कैसे एक प्रॉपर्टी को पार्टनर के पास आएगी, प्रॉपर्टी कैसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन एक दूसरे बंदे के पास जाएगी, और इनहेरिटेंस क्या होगा, पूरा चार्ट हम उसके अंदर देखेंगे। हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होती है और कैसे सक्सेशन का लॉ अप्लाई होता है हिंदूज के ऊपर। दूसरी तरफ मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ डावो पढ़ेंगे, डावो क्या होता है और तलाक कैसे कैसे होता है, तलाक बिद्दत क्या होता है, और जो तलाक हमारा बैन हुआ है ट्रिपल तलाक, वो कौन सा वाला तलाक है जो बैन हुआ है, हम ये चीजें भी इसके अंदर पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ के अंदर जो एक और कॉन्सेप्ट होता है गिफ्ट और वक्फ का, वक्फ के कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ेंगे, साथ साथ पता लगाएंगे कि वक्फ और मुतावली क्या होता है। लास्ट जो हमारा इसके अंदर टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके अंदर हम जजमेंट देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात बार बार रखी जा रही है, ताकि हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज जो हैं और बाकी रिलीजियस लॉज भी हैं कंट्री में, वो कॉमन हो जाए, सेम हो जाए और सब पे एक ही लॉज अप्लाई हो। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाएगा इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। यूनिट नंबर 8 हमारी आती है इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ। इसके अंदर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, यूएन कॉन्फ्रेंसेज आ जाएंगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होता है, कैसे वो ऑपरेट करेगा, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कैसे एक्ट करता है, कैसे एनजीटी के पास केसेस फाइल होते हैं। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स हमारा क्या होगा, ग्रुप राइट्स, वुमेन और चिल्ड्रन के राइट्स क्या क्या होंगे इसके अंदर। लास्ट हमारा आ जाएगा कि ह्यूमन राइट्स इंडिया के अंदर कैसे कैसे प्रोटेक्ट होते हैं और कैसे कैसे कमीशंस उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है, और उनकी क्या क्या राइट्स और उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। यूनिट नंबर 9 हमारे आ जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। आईपीआर के अंदर हमारे तीनों ही लॉज हमारे कवर होंगे, चाहे कॉपीराइट हो, पेटेंट हो या ट्रेडमार्क हो। लॉ ऑफ पासिंग ऑफ भी पढ़ेंगे और कैसे कैसे इन्फ्रिंजमेंट के केसेस के अंदर हमें प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारी चीज आ जाएगी वो आ जाएगी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, और जो लास्ट इसके अंदर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। साइबर क्राइम कैसे ऑपरेट करता है, उसकी क्या क्या पेनल्टी होती है, कैसे कैसे हम सजा देते हैं और कैसे कैसे उसका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। उसी के साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर्स को, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट पे एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे लिया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जो लास्ट इसके अंदर हमारी यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया का जो फेडरलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, वो कैसे बाकी कंट्रीज के साथ डाइवर्सिफाई है, उससे क्या क्या अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में कैसे होता है और यूके में कैसे होता है, या इंडिया और फ्रांस में कैसे होता है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कैसे है, जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे है, चाहे इंडिया में हो, यूके में हो या यूएसए में हो। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ऑपरेट करता है इंडिया और यूएसए में, क्या क्या डिफरेंस आएंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और यूएसए में और बाकी कंट्रीज में। ऑम्बड्समैन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में कैसे इनैक्ट हुआ था और कैसे वो यूएसए, यूके और इंडिया से डिफ्रेंशिएट करता है। ये हमारी थी यूनिट नंबर 10, ये हमारी थी यूनिट नंबर 10। तो लॉ ऑफ क्राइम, ये इसके अंदर यूजीसी नेट लॉ के अंदर हमारी 10 यूनिट होंगी। 10 यूनिट में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि हर यूनिट से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आएंगे या 10 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा नहीं है। हर टॉपिक की अलग वैल्यू है, उस वैल्यू को हम डिस्कस करते हुए ही मेजर लॉज, माइनर लॉज और अदर लॉज के हिसाब से ही ये सिलेबस कवर करेंगे। जितने क्वेश्चंस आने हैं, जितना वेटेज है एक पेपर का, एक यूनिट का, एक मॉड्यूल का, उसके हिसाब से ही हम इसको पढ़ेंगे और कवर करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको यूजीसी नेट लॉ क्लियर करना है, अगर आपको यूजीसी नेट लॉ एक ही बारी में क्लियर करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करनी है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए और मेरी क्लासेस लेना शुरू कीजिए लॉ के ऊपर। ठीक है, तो यूजीसी नेट लॉ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको वो वेबसाइट दिख जाएगी। दूसरा, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है करण सर टेक्स्ट बुक, करण सर टेक्स्ट बुक। तो मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि यूजीसी नेट लॉ की तैयारी हमें कैसे करनी है और कैसे इस सब्जेक्ट को एक ही बारी में हमें क्लियर करना है। ठीक है, आज सारे ही क्वेश्चंस का लगभग मैंने आंसर कर दिया। कैसे आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, कैसे जो एफएक्यूज हमने देखे थे शुरू में, जो हमने एफएक्यूज देखे थे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हाउ मेनी एग्जाम्स, अच्छा कितनी बार आप ये अटेम्प्ट दे सकते हैं एग्जाम का, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपकी सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ एज लिमिट के ऊपर है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई भी हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्स हमारे होते हैं 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, या तो आप एलएलएम कर चुके हो या एलएलएम में एनरोल हो चुके हो और आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड होगा वो डिग्री लेने का, और आपके 55% मार्क्स भी आने चाहिए। लास्ट इसके अंदर हमारा रह गया डिफिकल्टी लेवल, कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा ये एग्जाम क्लियर करने का। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपका ओहदा क्या है। आपका ओहदा है गुरु वाला। तो उसको क्लियर करने के लिए यूजीसी ने क्या किया है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपकी तरफ भेजा है कि इस सिलेबस को आप कवर कीजिए। आपको कंपैशनेट भी होना पड़ेगा, पैशन भी आपके पास होना चाहिए और डेडिकेशन भी होनी चाहिए आपके पास इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हम आपका काम आसान कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको भी ये पढ़ना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। हमारे क्लासेस अच्छे से अटेंड कीजिए, हमारे क्लासेस अच्छे से अटेंड कीजिए। जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे क्लासेस के अंदर उसको ग्रास्प कीजिए, उसको दिमाग में डालिए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा पेपर क्लियर करना। जो कट ऑफ इसकी जाती है लगभग 65% टू 70%, लगभग 65% टू 70%। मैं पूरे एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जो हमारा 300 मार्क्स का होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। लगभग 65 टू 70% हमारा कितना बनेगा, उतनी लगभग कट ऑफ जाएगी। तो वो हमें क्लियर करना है, वो दिमाग में रख के ही क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है कि हम कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा यूजीसी नेट लॉ की हम तैयारी कैसे करें, उसकी एलिजिबिलिटी हमारी क्या क्या है, सिलेबस हम कैसे कवर कर सकते हैं, और क्या क्या एफएक्यू से जो मेरे से क्लास में पूछे गए थे। होपफुली मैंने सारी ही चीज़ें आपके लिए आंसर कर दी होंगी। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, और क्या कैसे हम इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, लास्ट एक चीज़ और, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरी क्लासेस कब कब होती हैं। मैं बता दूं आपको, जो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट के ऊपर जो मेरी क्लास है वो होती है 6 से 7:30 बजे तक। 6 से 7:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होंगी। और लाइव अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सिलेबस कवर करने के लिए तो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरा, जो यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर मैं आता हूँ 8:30 बजे, 8:30 से 9:10 तक, 8:30 से 9:10, 9:15 तक मैं यूट्यूब पे आऊँगा। और ये मैं आऊँगा मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। हफ्ते में 4 दिन मैं यूट्यूब पे आऊँगा और 5 दिन हमारी क्लासेस चलेंगी। वो क्लासेस हो सकता है 6 से 7:30 जाए या 8 जाए, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं सिलेबस कैसे कवर करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लाइव क्लासेस होंगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाके ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं हूँ करण अरोड़ा, मेरा कोर्स वहाँ परचेज कर सकते हो यूट्यूब टेक्स्ट बुक की वेबसाइट के ऊपर, और इस कोर्स को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और हम ये एग्ज़ाम एक ही बारी में क्लियर करेंगे और आपको वो गुरु का दर्जा मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं हूँ करण अरोड़ा, आपसे कल मिलूँगा। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मैं आज जल्दी आपको बिफोर हैंड बता दूंगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं उस वीडियो के अंदर। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा यूजीसी नेट होता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या होगा। और इसको ज्वाइन कीजिए और एक ही बारी में क्लियर कीजिए।
टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जून आने ही वाला है, लगभग 10 जून के बाद ये पेपर 10 जून के आसपास ये पेपर हो जाएगा। आपके पास जो टाइम है उसको प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए। पैशन के साथ और डेडिकेशन के साथ हमें ये सिलेबस करना है और आपको गुरु का दर्जा मिलने वाला है। तो इसी पैशन के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई भी करें और ये एग्ज़ाम क्लियर भी करें, और हम मिलके ये चीज़ क्लियर करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको एडवांस में पता लग जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की होगी। गुड बाय, और सबको रिपब्लिक डे की मुबारकबाद, सबको गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद। थैंक यू।